नमस्कार। कैसे हैं आप? आज आपसे बीएससी पार्ट सेकंड में भौतिक रसायन जो किताब चलती है उसकी प्रथम यूनिट थर्मोकेमिस्ट्री में जो उसके लॉ हैं, ऊष्मा रसायन के नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में किरचॉफ समीकरण की हमने बात की थी। आज हम ऊष्मा रसायन के नियमों के बारे में बात करेंगे। जो दो नियम दिए गए थे, पहला है लावेजे एवं लाप्लास का नियम और दूसरा है हेस का ऊष्मा संकलन का नियम। तो मैं पहले नियम की बात करते हैं। इस नियम के अनुसार एक रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा का मान विपरीत रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा के मान के बराबर होगा। अर्थात कोई जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कितनी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अगर उस अभिक्रिया को वापस विपरीत दिशा में कराएं तो उतनी ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ये लावेजे एवं लाप्लास का नियम था। तो इसमें ये बात की आप यहाँ देख सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीकरण है, सल्फर की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से तो SO2 बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज है इस अभिक्रिया के दौरान -296.9 किलो जूल है। जस्ट इसके अपोजिट सल्फर डाइऑक्साइड का इसको तोड़ दें, अलग अलग इसको विपरीत रिएक्शन कराएं, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर व ऑक्सीजन में बदलें तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज है यहाँ कितनी निकली थी -296.9 किलो जूल। तो इतनी ही ऊष्मा इसको देनी पड़ेगी। तो बात वो जो इन्होंने कहा कि विपरीत जो प्रक्रम होगा तो जितनी ऊष्मा पहले उत्सर्जित हुई थी उतनी विपरीत में वापस देनी पड़ती है। तो ये लाप्लास का नियम है। अब जो दूसरा नियम है हेस का, उसका ऊष्मा संकलन का नियम। तो हेस ने ये नियम कब दिया था? 1840 में, 1840 में यह नियम दिया। अब बात करें जैसे इस नियम के अनुसार जैसे कोई रासायनिक प्रक्रम है, दो या दो से अधिक विधियों द्वारा, मेथड्स द्वारा हो सकता है, लेकिन जो प्रक्रम में होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है, जो एंथैल्पी परिवर्तन है, वो क्या होगा, चाहे कोई सी मेथड काम ले ले वो क्या होगा, समान होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हेस के ऊष्मा संकलन का नियम है। तो अभी आपके सामने जैसे एक चित्र है इसमें कि ये एक कोई रिएक्टेंट है A और वो किस में बदल रहा है, B में। तो एक मेथड ये होगी, A किस में फाइनल प्रोडक्ट B में बदल रहा है, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1 है। और दूसरी जो मेथड है A किस में चेंज हो, C इंटरमीडिएट में, तो A से C में बदलने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2 है, और C से B में बदलने के दौरान डेल्टा H3 है। तो एक पाथ ये हो गया इस रिएक्शन का। और तीसरा पाथ ये हो सकता है कि A किस में चेंज हो, D इंटरमीडिएट में, तो एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, डेल्टा H4 हो गया, और D किस में बदले, E में, तो एंथैल्पी चेंज हो गया डेल्टा H5, और E किस में बदले B में, जो फाइनल प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो, तो एंथैल्पी चेंज क्या हो गया, डेल्टा H6। तो ये जो तीन मेथड हैं, तो तीनों मेथड में चाहे इस मेथड से कर ले तो एंथैल्पी चेंज आएगा, और ये इस वाले मेथड से और या इस वाले मेथड से, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। डेल्टा H1 बराबर डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 बराबर डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H6। ये हेस का नियम है। और अब बात करें जैसे कुछ उदाहरण अब हम इसमें देखते हैं हेस के नियम के, कि जैसे ये रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, मीथेन का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो मीथेन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस 2H2O। तो इसमें एंथैल्पी चेंज कितना है,
कितनी ऊर्जा निकलती है, -890 किलो जूल। मीथेन क्या है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो सीएनजी में काम आती है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मीथेन का जब दहन होता है तो क्या मिलती है अपने को, ऊर्जा मिलती है। तो कितनी निकली इस मेथड में डायरेक्ट बात करें तो -890 किलो जूल, 890 किलो जूल इसमें एनर्जी निकल रही है। अब देखो ये वाला जो प्रोसेस है वो अलग तरीके से भी हो सकता है कि जिस मीथेन जो गैस है वो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में बदले और वाटर में बदल जाए और ऑक्सीजन में, इसमें ये इस टाइप से प्रोडक्ट बने, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदले और कार्बन मोनोऑक्साइड आगे जाके CO2 और वाटर में बदले। तो एक बार मीथेन डायरेक्ट CO2 में बदल के कार्बन मोनोऑक्साइड इंटरमीडिएट में बने और उसके बाद में CO2। तो जो सेकंड मेथड है तो यहाँ जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें डेल्टा H2 कितना है, -607 किलो जूल, जो एंथैल्पी चेंज हुआ ये है। और इसमें कितना हो गया डेल्टा H3, तो -283 किलो जूल। तो जो ये दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 890 के। तो आप इसको जोड़ के देख लीजिए आप, और जस्ट ये इसके इक्वल होगा। तो ये हैस ने बात की थी इसमें कि भाई आप चाहे कोई सी मेथड से हो जाए, कोई रासायनिक प्रक्रम, लेकिन जो टोटल हीट चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसका एप्लीकेशंस की बात करें, जो हैस का जो एप्लीकेशन है मुख्यतया जो बोर्न हाबर प्रोसेस, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा बोर्न हाबर चक्र, तो इसकी बात करते हैं। मैं आपके सामने ले रहा हूँ उदाहरण सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का। तो देखो इसमें कि सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NaCl। तो जो इसमें एंथैल्पी चेंज क्या हुआ, फ्यूजन, इसमें डेल्टा HF 0। अब देखो इसमें कि सोडियम का पहले क्या हो, सब्लिमेशन हो। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, उर्ध्वपातन, कि किसी ठोस को जब उष्मा दी जाती है तो वो सीधा किस में बदल जाता है, गैस में। तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, उर्ध्वपातन, या इसको कहें अपन इंग्लिश में सब्लिमेशन होगा। अब अब इसका सब्लिमेशन करा दिया तो गैसियस फॉर्म में आ गया। अब इसमें से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। तो जब यहाँ पर इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया, सोडियम कैटायन, धनायन बन गया। अब जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 है, तो इसका डिसोसिएशन कराएं पहले, एक एटम में बदले, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं इसको। और क्लोरीन जो गैस है इसके जो बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन निकला वो किसके साथ जुड़ गया, Cl-। अब देखो इसका क्या हो गया, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इसका भी हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 18, इसका नियोन हो गया, इसका आर्गन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब Na+ जो आयन है और Cl- क्लोराइड माइनस और सोडियम आयन दोनों मिलके क्या हो, इसका क्या होगा, ये NaCl में बदल जाएगा सॉलिड में। तो यहाँ पे जालक ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी। तो जो ये सारा जो एनर्जी चेंज है ये वाला और ये सारा टोटल मिला के ये दोनों क्या है, बराबर होंगे दोनों पथ के। तो डेल्टा HF बराबर डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस आयनन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस इसलिए दर्शाया है कि इसमें एनर्जी निकलती है, और माइनस U लेटिस एनर्जी को मैंने U से दर्शाया है। तो ये वाली प्रोसेस है जो हैबर प्रोसेस इसको कहते हैं। अब बात करें जैसे इसकी एनर्जी चेंज की बात देख लो आप इसमें कि ये Na+ हाफ Cl2, ये डेल्टा HF जो होता है -411 है NaCl। अब देखो यहाँ पर कि सोडियम है, सोडियम को गैस में बदलने के लिए कितना, +107 देना पड़ेगा, और इसका डिसोसिएशन के लिए कितना है, Cl2 इसके लिए है, एक के लिए 121 है। तो ये जोड़ दिया कितना हो गया, 128 है, 228 हो गया। और यहाँ से ये गैस इनको मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे +496 किसमें ये इसका आयनन करा रहे हैं, और आगे इसका जैसे आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, तो 496 हो गया। और यहाँ से क्लोरीन जो एटम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा यहाँ से, तो Cl- बन गया ये क्लोराइड। तो इसमें जो -349 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात एनर्जी निकलती है, और ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो लेटिस एनर्जी निकलेगी, तो -786। तो इन दोनों को जोड़ेंगे -786 को इसको, तो ये इन दोनों का योग और इसका योग, तो ये प्लस और माइनस को घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा -411। जो यहाँ पर बात की तो ये इसके ये सारे प्रक्रम और ये वाला प्रक्रम,
तो ये अलग अलग प्रोसेस इनको एक जगह जोड़ देंगे और ये जोड़ कर इसके बराबर आएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल जो हेस के नियम के अनुसार इसमें बॉर्न हार्बर प्रोसेस में एनर्जी चेंज हो रहा है। ऐसे ही एक और उदाहरण है जिसमें क्या हो रहा है, सीजियम फ्लोराइड का डायरेक्ट, जैसे सीजियम और हाफ F2 तो -553 ये निकलती है। और उसी प्रकार से जो अभी सोडियम क्लोराइड में बात की, उसी प्रकार से आयनाइजेशन, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये लेटिस एनर्जी, इन सबको मिला के ये किसके बराबर आता है, -553.5 किलो जूल पर मोल के बराबर आता है। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट था, किसका, जो हेस के नियम का एप्लीकेशन पार्ट जो आपने देखा। अब मैं एक और उदाहरण लेना चाहूँगा इसमें आपको, इसको समझाने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है जो परीक्षा में भी काफ़ी आता है। एथेनॉल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दहन उष्मा -1376 किलो जूल है। यदि CO2 गैस तथा H2O की संवहन उष्मा क्रमशः 393.4 और 285.9 किलो जूल है, तो एथेनॉल की संवहन उष्मा की गणना कीजिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर क्या दे रखी है, एथेनॉल की कंबशन एनर्जी, हीट ऑफ कंबशन दे रखा है और ये इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। तो एथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन की गणना करनी है। तो हमारे पास क्या रिएक्शन, एथेनॉल का दहन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो एथेनॉल का जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो इसमें जो कंबशन में एनर्जी चेंज कितना, -1376 किलो जूल ये आता है इसमें। और CO2 का जो संवहन की उष्मा कितनी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये है -393.4 किलो जूल। और जल की संवहन उष्मा ये है। अब ये हमारे सामने दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है हमें कि 2C + 3H2 + ½ O2 + 2 एथेनॉल इसकी बात की है। तो ये एनर्जी हमें निकालनी है, ये वाली ΔHF फॉर्मेशन। अब क्या करें कि जो ये समीकरण 2 है इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा कर दो भाई, 2CS + 2O2 गैस + 2CO2 और ΔHF क्या हो गया, इसको भी दोगुना करना पड़ेगा हमें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 786.8 किलो जूल आ जाता है। और समीकरण 3 है उसको 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 3H2 3/2 O2 और 3H2O और ये कितना हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 285 को, तो ये हमारे पास क्या आ गया 857.7 किलो जूल। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद में ये हमारे पास टोटल रिएक्शन आ गई। तो जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग कितना आता है, -1644.5 किलो जूल ये हमारे पास आएगा। अब क्या करें, जो समीकरण 1 है उसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट तो क्या होगा, प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये जो एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 1376 किलो जूल। अब क्या करें कि समीकरण 4 में से 5 को घटा देते हैं। समीकरण 4 में से 5 को घटाने पर, अब घटाएंगे तो क्या होगा, देखो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि CO2 से CO2 कैंसिल यहाँ, और H2O से H2O, और यहाँ पर 3O2 है तो यहाँ से ये कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएगा, ½ O2, क्योंकि यहाँ पर कितने हो गए 3.5, तो ½ O2 आ गया। तो ये कुल मिला के ये रिएक्शन क्या निकल कर आती है, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इनका योग करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारे पास ΔHF बराबर -277.5 किलो जूल। तो ये आज हमने बात की हेस के नियम और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात की है कि क्या क्या इसकी उपयोगिता है। अब देखो इसमें जो बॉर्न हार्बर प्रोसेस था तो इसके हेस के नियम के आधार पे इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं, और लेटिस एनर्जी का भी मान ज्ञात किया जा सकता है किसी रिएक्शन के लिए, सब्लिमेशन एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कई इसकी ये एप्लीकेशंस है जिसके आधार पे हम इसको हेस के नियम के आधार पे इनको निकाल सकते हैं। तो ये हेस के नियम के एप्लीकेशंस की बात की। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। धन्यवाद।